हेलो बच्चों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का अध्याय 4, जिसका नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। यानी खाद्य सुरक्षा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस खाद्य सुरक्षा का मीनिंग हुआ कि सभी लोगों को सदैव भोजन मिलते रहे, निरंतर भोजन मिलते रहे। ऐसा नहीं कि साल के कुछ दिनों में मिले, कुछ दिनों में नहीं मिले। पहुंच हो, वहां तक लोगों को पहुंच हो, वे लोग जो है वे प्राप्त कर सकें, प्रत्येक लोग, और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य भी हो, उनके पास नगद पैसा भी हो, ताकि अपने लिए वो पौष्टिक भोजन जो है खरीद सकें, है ना, राशि उपलब्ध हो, तो उसको कहेंगे कि खाद्य सुरक्षा उसको बोला जाएगा। आगे और भी इसका डिस्क्रिप्शन जानेंगे, जब भी एक एक शब्द का डिस्क्रिप्शन जानेंगे कि भाई इसका क्या मीनिंग है, फिर पहुंच का क्या है, उसे प्राप्त करने के सामर्थ्य का क्या मतलब है, अभी आगे जानेंगे। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार जो है इससे अधिक प्रभावित होते हैं। जो भी गरीब परिवार हैं, जब अनाज के वितरण की समस्या जब भी आए या उत्पादन संबंधी समस्या आए, किसी साल जो है प्राकृतिक आपदा आ जाए, सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो और उत्पादन कम हो, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो कौन होते हैं? निर्धन परिवार वाले होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा जो है की गई कार्रवाइयों पर निर्भर करता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली या शासकीय सतर्कता या खाद्य सुरक्षा की खतरे की स्थिति में सरकार किस प्रकार जो है कार्रवाई कर रही है, इसी पे जो है खाद्य सुरक्षा निर्भर करता है। खाद्य सुरक्षा क्या है, इसकी बात करें हम लोग, तो कह रहा है कि जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। बिना वायु के हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। उसी तरह से जीवन के लिए भोजन की जरूरत है। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। यानी खाद्य सुरक्षा हम लोग कहें तो आपको ऐसा लगे कि भाई 2 जून की रोटी किसी को मिल जाए तो बस समझ गए कि हाँ वो खाद्य सुरक्षा है। नहीं, उसकी जो खाद्य सुरक्षा का जो मीनिंग है ना, इसे थोड़ा वृहत है। वो क्या है, कौन कौन से आयाम है इसके? तो पहला यहाँ खाद्य उपलब्धता, जो हम लोगों ने देखा ऊपर यहाँ पे कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य, इसी को एक एक करके यहाँ डील किया जाएगा। तो यहाँ जो लिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे आ जाए। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य है देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है कि भाई देश में कितना खाद्य उत्पादन हुआ है, कितने अनाज का उत्पादन हुआ है, या बाहर से कितने खाद्य का आयात हुआ है। फिर जो है जो सरकारी अनाज भंडारण है उसमें पिछले साल कितने स्टॉक, कितने खाद्य जो है उसको संचित करने का काम किया गया है, ताकि आपातकाल में वे काम आ सकें, या जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले लोग हैं उनके लिए काम आ सके। ठीक है। पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। यानी पहुंच उसमें हम लोगों ने देखा, उसका मीनिंग है कि सभी व्यक्ति को, प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्ति को जो है खाद्य मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। यानी जो यहाँ पे हम लोगों ने सामर्थ्य देखा, सामर्थ्य का मतलब होगा कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जो भी उनकी भोजन की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए जो है पर्याप्त भोजन हो, और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए जो है उनके पास धन भी हो, है ना, ताकि जो है वो पौष्टिक भोजन की खरीदारी कर सके। तो ये जो है सामर्थ्य का यहाँ मीनिंग हो गया, जो परिभाषा में हम लोगों ने ऊपर जो देखा है। ठीक है। फिर आगे क्या है, कह रहा है कि किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता भी हो, और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। ये चीजें हों तो हम कहेंगे कि पर्याप्त खाद्य क्या है, उपलब्ध है किसी भी देश में लोगों के लिए, ताकि लोगों के पास जो है गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार खरीदने की क्षमता हो। उसके बाद से सभी लोगों को उपलब्ध भी हो जाए खाद्य, और खाद्य की उपलब्धता में किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। फिर है, आखिर खाद्य सुरक्षा की जरूरत क्यों है? भाई, तो समाज का अधिक वर्ग गरीब तो
हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है। जो अत्यधिक गरीब लोग होते हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, वे तो हमेशा जो है खाद्य असुरक्षा से ग्रसित होते हैं। परंतु जब देश में भूकंप आ जाए, सूखा आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए या फसल खराब हो जाए, कहने का मतलब है कि जो किसी प्रकार से अकाल आ जाए, तो राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो उस समय, जब अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से देश गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। भाई, आप जो निर्धनता रेखा है, जो पॉवर्टी लाइन है, आप ऊपर हैं, लेकिन देश में यदि भूकंप आ जाए, सूखा या बाढ़ या सुनामी या फसल खराब हो जाए, तो इस तरह के जब भी जो है राष्ट्रीय आपदाओं से देश गुजर रहा हो, तो उस समय जो गरीबी रेखा के ऊपर जो लोग हैं ना, वे लोग भी जो है खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं। इसी से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा की हमें क्या है, जरूरत है, खाद्य को बचाने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, इसको लेकर बात करेंगे। पहले यहाँ पे जो है एक चीज हाईलाइट जो करके दिया हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। जो अभी आधारिक खाद्य पदार्थ हैं, वे जो है सदैव पर्याप्त उपलब्ध हो, उनकी उपलब्धता रहे, तो खाद्य सुरक्षा इसको मानते थे। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया कि भाई पर्याप्तता के साथ साथ वहां पहुंच भी होनी चाहिए लोगों की, उस पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिसका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है ना। लोग जो उसका उत्पादन कर सके या उसका विनिमय कर सके, तो इसको हकदारी मानते हैं। ये हकदारी जो शब्द उन्होंने जोड़ा, उसका मीनिंग ये है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। यानी जो है उसके बाद क्या होता है कि खाद्य सुरक्षा के अर्थ में बदलाव किया गया, परिवर्तन हुआ। जो विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में हुआ था, उसमें घोषणा किया गया कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जब खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी माना जाएगा जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरत और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ सभी लोगों को, है ना, सभी लोगों की भौतिक या आर्थिक जो है पहुंच सदैव वहां तक हो, तब हम मानेंगे कि क्या है, तो उस समय इस चीज को माना जाएगा कि हाँ, जो व्यक्तिगत स्तर पर यानी प्रत्येक व्यक्ति को लेकर कहा जाए, या पारिवारिक स्तर पर, या क्षेत्रीय या राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है, खाद्य सुरक्षा हो रहा है, तब इसको लेके तब हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, इसके ये कहाँ मिलेगा, खाद्य एवं कृषि संगठन 1996 पृष्ठ 3 पर मिलेगा। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है, कि प्रत्येक लोगों का खाद्य तक पहुंच बढ़े, इसके लिए जो निर्धनता है उसमें उन्मूलन, उसका उन्मूलन होना चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए, तब जाके लोगों की जो है पहुंच बढ़ पाएगी। आइए जानते हैं यहाँ पे जो है, चूंकि खाद्य सुरक्षा क्यों है इसको हमने पढ़ा, अब जानेंगे कि किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। जब भी कोई प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है, इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, है ना। जब भी आपको सूखा हो जाए या बाढ़ हो जाए या तमाम तरह की चीज़ें, जब फसल बर्बाद हो, फसल हो ही ना, तो उस समय जो है खाद्य के उपज में जो भी खाद्यान्न है, खाद्य पदार्थ है, उनका उपज कम होता है, तो फिर कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते हैं। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है ना। तो उस केस में जो है यहाँ पे अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं, जो भूखमरी तथा विवश होकर
दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भुखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। ठीक है, यानी जब भी अकाल हो जाए तो बड़े पैमाने पर मौत होता है, और मौत जब होता है तो भुखमरी और विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैले विभिन्न प्रकार की महामारियां भी फैलती हैं। या भुखमरी के कारण जो कमजोर लोग हैं वो बीमार हो जाते हैं, उनके शरीर की जो है एंटीबॉडी जो होती है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, प्रतिरोधी क्षमता, उसकी कमी आ जाती है, तो जल्दी जो है मौत के मुंह में समा जाते हैं। भारत में सबसे भयानक जो अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। डाटा देख सकते हैं आप, कितना भयंकर डाटा। 30 लाख लोग जो है उस समय मारे गए थे। यहां देखिएगा, कह रहे कि क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक लोग कौन प्रभावित हुए थे? तो आप स्वाभाविक सी बात समझ गए होंगे कि भाई कौन लोग प्रभावित हुए होंगे। जो भी उस समय जो खेतिहर मजदूर या मछुआरे या परिवहन कर्मी तथा अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे, और सबसे अधिक लोग वहीं मारे गए थे, क्योंकि चावल की जो कीमत थी उसमें भारी वृद्धि हो गई थी, पैदावार में कमी हुई थी तो उसमें भारी वृद्धि हो गई। देखिएगा ये डायग्राम दिया हुआ है। बंगाल प्रांत में चावल की उपज 1938 में 85 टन है ना, आयात निर्यात कुछ नहीं हुआ है। 39 में 79 टन और आयात हुआ है 4 लाख में है 85 लाख टन और 79 लाख टन। 1940 में 82 लाख टन, आयात हुआ है 3 लाख टन। 41 में 68 है, आयात 2 हुआ है। 42 में जो है 93 है, निर्यात 1 हुआ है। और 43 में जो है 76 लाख टन है और आयात जो है 3 हुआ है। इस तरह से टोटल कितना है? 79 है। तो सबसे 1943 में ही अकाल पड़ा हुआ था, है ना। देखिए यहाँ पे आइए चर्चा करें में कह रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। 4.5 का अध्ययन करके बताया कि क्या इस कथन से सहमत है? फिगर में देख ही रहे हैं कि कब जो है चावल का पैदावार कम हुआ था, किस वर्ष में खाद्य उपलब्धता में भारी कमी आई थी। वहाँ डायग्राम को देखिए आप और देखिए कि कहाँ जो है सबसे ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है उपलब्धता में, है ना। उत्पादन कब कम हुआ है, यहाँ ये फिगर जो है राहत केंद्र पर भुखमरी से पीड़ित लोग 1945 में। ये देखिएगा एकदम हड्डियाँ दिखाई दे रही है जो दिख रहे हैं ना आप, तो भुखमरी से लोग पीड़ित है। यहाँ भी देखिए फिगर में दिया हुआ है, क्या है 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार, देखिएगा भुखमरी से सूख गए हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति इनकी हो गई है। आइए ये जो है जो 4.1 चित्र दिया गया उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको आप लोग कर लेंगे। कह रहा है भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई है। और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। किसी भी प्रकार के अकाल की स्थिति में जो है खाद्य उपलब्ध कराया जा सके, इसीलिए जो है खाद्य की सुरक्षा जरूरी होती है, उसको सुरक्षित करना जरूरी होता है। खाद्य असुरक्षित कौन है? सवाल खड़ा होता है कि कौन से लोग जो है खाद्य असुरक्षित है, यानी जब भी अकाल आए, भुखमरी आए या तमाम तरह की संकट समस्याएं उत्पन्न हो तो किनको जो है सही से भोजन नहीं मिल पाएगा, या सामान्य जीवन में भी कौन लोग जो है 2 जून की जो पौष्टिक आहार है ना उसको पूरा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन से? बहुत ज़्यादा लोग मात्रा में खाद्य रूप से असुरक्षित हैं, लेकिन इससे भी जो है सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में कुछ लोग शामिल हैं, जैसे भूमिहीन जो बहुत अथवा
नगण्य भूमि पर निर्भर हैं। वे लोग हैं पारंपरिक जो दस्तकार हैं या पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग हैं, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और नीर आश्रित तथा जो भिखारी हैं, ये लोग जो है सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित हैं। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। ठीक है, ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और इनको उतनी कम मजदूरी दी जाती है, इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र क्या रह सके, जीवित रह सके। उससे जो है जीवित रहने के अलावा वहाँ भी पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है उनकी मजदूरी से, और बीमारी वगैरह जब आती है तो उसे फेस कर नहीं पाते हैं, उसका सामना नहीं कर पाते हैं, जिससे जो है उनकी मौतें हो जाती हैं असमय। यहाँ है रामू। रामू की कहानी है। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। ठीक है, सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। कितना मिलते हैं? 1000 रुपये। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और खेत में काम नहीं कर सकते हैं। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम अंशकालिक जो समय मिल जाता है खाना वगैरह से करती है। उसे अपनी रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय ही मिलता है। यानी कृषि कार्य में जो लगे हुए श्रमिक होते हैं उनको साल भर काम नहीं मिलता है। वे जब बुआई होती है या जब निराई निकौनी वगैरह होना होता है तब जो है, या जो फसल की कटाई होती है तब जो है काम मिलता है। ठीक है, वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने जो है बेरोजगार रहता है। कौन? रामू की बात हो रही है। या कोई भी जो कृषक श्रमिक है उसको जो है बेरोजगारी झेलनी पड़ती है साल में 4 महीने तक। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्ठे में या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। ईंट भट्ठा में काम करने चला जाता है या गांव में किसी का घर बन रहा हो या कोई भी निर्माण कार्य हो रहा हो, वहाँ काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या उस फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए जरूरी चीज़ें जुटा सके। ठीक है, बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट भी सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलते हैं जिससे कि उसके शरीर के अंदर जो है प्रोटीन मिल सके भरपूर मात्रा में, या उनके बच्चे जो है उनको जो विटामिन, प्रोटीन, तमाम तरह की चीज़ें मिल सकें। ठीक है, रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से क्या रहता है? असुरक्षित रहता है। 4 महीनों में चूंकि उसको काम नहीं मिलता है कटाई से पहले तक, तो इसीलिए जो है वो असुरक्षित रहता है। खाद्य की दृष्टि से बात किया जाए वहाँ उस समय जो है भुखमरी सी समस्या उसके साथ उत्पन्न हो जाती है। फिर यहाँ सवाल दिया हुआ है कुछ, कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है? चूंकि जो है साल में जो है कुछ दिनों तक कृषि कार्य नहीं होता है। कृषि जो है मौसम पर निर्भर करता है, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की खेतियाँ की जाती हैं, तो इसीलिए जो है एक कृषि क्रिया है, मौसमी क्रिया है कृषि एक। उस तरह से तमाम तरह के सवाल है, उसको आप देख लीजिएगा। अब आइए जो है एक और कहानी है जिसका नाम है अहमद। अहमद की कहानी। अहमद बंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। किसकी? अहमद की। किसी दिन ज़्यादा कमा लेता है, किसी दिन जो है ऐसा कमाता है कि उसके परिवार का काम चल जाता है और किसी दिन काम
कम मिलता है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के बाद भी उसकी अपनी आय में कुछ बच जाता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल से ही इतना कमा पाता है कि वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सकें। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड है। ठीक है, निर्धनता रेखा से भी नीचे लोग, इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों को उपभोग के लिए, आगे जानेंगे हम लोग पीला कार्ड को लेकर, पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीज़ों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है, यानी जब जो है वो दुकान खुलती है जन वितरण प्रणाली की तो खरीदता है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। ठीक है, तो अहमद के बारे में भी जान लिए, जो कि अहमद कहाँ रहता है, शहर में रहता है। ठीक है, उसके बाद से जो है यहाँ देखेंगे खाद्य पदार्थ खरीदने से में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है ना। यानी खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ, कहने का मतलब है कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थ है तो सिर्फ असमर्थता ही जो है खाद्य असुरक्षा को नहीं बनाती है, सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा की भूमिका निभाती है। कैसे, इसको देखेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों, जिनमें से निचली जातियां जो है या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उसकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र जो है असुरक्षित हो जाते हैं। जो भी अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं या पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके पास या तो जमीन होता ही नहीं है या तो कम होता है, और जमीन होता भी है हल्की फुल्की तो जो है उत्पादन कम होते हैं, क्योंकि जो है वो आधुनिक तरीके से खेती नहीं कर पाते या उस तरह के खर्च नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है खाद्य दृष्टि से असुरक्षित हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है, वैसे लोग भी हैं। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। महिला यदि कुपोषित है तो उसके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है उसको भी कुपोषण हो सकता है, उसको भी डर है कि वो कुपोषित हो जाए, उसको भरपूर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाए। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है ना। यानी खाद्य जो असुरक्षा से ग्रसित यदि आबादी की बात की जाए तो सबसे अधिक आबादी कौन कौन सी है, तो गर्भवती जो महिलाएं हैं या जो दूध पिला रही महिलाएं हैं, है ना, और साथ में जो है 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वे लोग जो है ज़्यादातर इसमें शामिल हैं। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या जो है अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है यहाँ पे। ठीक है, वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। ठीक है, ये कौन कौन से राज्य में है दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवारिक संरक्षण NHFS 1998-99 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाएं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है। यानी समझ सकते हैं लगभग जो है जहाँ पे 125 करोड़ की जनसंख्या है उस देश में जो है 11 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जो कि या तो जो है गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं या 5 साल से कम बच्चे हैं जो कि कुपोषण के शिकार हैं, जिनको जो है भरपूर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। बहुत बड़ा डाटा है ये, देख सकते हैं। भूखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है ना। भूखमरी, भूख से मर जाना, यह भी जो है असुरक्षा को इंगित करता है। भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने
से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यदि खाद्य की दृष्टि से हम सुरक्षित रहें तो, यानी हमें भरपूर भोजन मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके तो। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होता है। दीर्घकालिक जो भुखमरी है, मान लीजिए ठीक है आपको भरपूर जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है या भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है और लंबे समय तक इस तरह का जीवन बिताना पड़ रहा है, कभी जो है एक ही समय खाए, कभी आधा पेट खाए, है ना, कभी कुछ खा के अपना जीवन जी रहे हैं, तो इसको जो है दीर्घकालिक भुखमरी कहेंगे। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में असक्षमता के कारण जो है दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। वे लोग पौष्टिकता प्रदान करने वाले भोजन को नहीं खरीद सकते हैं या उतनी मात्रा में अनाज को नहीं खरीद सकते हैं जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति का परिवार में जो है पेट भर सके, तो आधा अधूरा इन किन प्रकार उनका जीवन चल रहा है, तो दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रसित होते हैं लोग। मौसमी भुखमरी क्या है? मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होता है। नगर में जो अनियमित श्रम है, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, उसके कारण मौसमी बेरोजगारी होता है। या जो गांव है, गांव में बात किया जाए तो फसल लगने के बाद पकने तक के बीच में जो गैपिंग मिलता है, उस समय लोगों को कोई काम में नहीं मिलता है, तो मौसमी भुखमरी का कारण बनता है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को काम करना पड़ता है तो कम काम करना पड़ता है। मान लीजिए बरसात है तो लोग उस समय कम काम करवाते हैं, क्योंकि जो है जो अनियमित रूप से जो श्रमिक हैं जिनको रोज रोजगार नहीं मिलता है, फिक्स नहीं है, तो बरसात में कम काम मिलता है, ताकि जो है बरसात के कारण काम डिस्टर्ब भी हो जाता है, इसीलिए कम लोग काम करवाते हैं। इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है। यहाँ सारणी 4.2 में दिखाया गया है कि भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। यहाँ देखिएगा नीचे जो है यहाँ दे रहा है कि मौसमी और दीर्घकालिक जो दोनों भुखमरी है, दो प्रकार के जो भुखमरी हैं, है ना, तो 1983 में 16.2 था और दीर्घकालिक भुखमरी 2.3 था। फिर 93, 94, 99, 2000 ऐसे जो है ये डायग्राम दिए हुए हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ है, कमी आया है, गिरावट हुई है। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। जब देश को आज़ादी मिली तो आज़ादी के समय जो है तमाम तरह की समस्याएं हमारे सामने थी। अंग्रेजों ने जो है आर्थिक रूप से हमारे देश का बहुत ज़्यादा शोषण किया था, तो उसके बाद से खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना, है ना, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। दूसरा जो हमारे यहाँ ज़मीन थे, लैंड थे, उनकी जो है नील की खेती और तमाम तरह की जो कृषि कार्य वे करवा रहे थे, तो उसकी पौष्टिकता भी खत्म हो गई थी। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो है प्रयास रहा कि भाई हम आत्मनिर्भर हो जाएं खाद्यान्नों में। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में, है ना। तो कुछ तरह की नीतियां अपनाई गई जिससे हरित क्रांति आया, यानी फसलों के उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया, है ना। उस समय जो इंदिरा गांधी थी, गेहूं की सफलता कब क्या हुआ था, तो गेहूं क्रांति शीर्षक से जो एक डाक टिकट जारी किया था इन्होंने, और हरित क्रांति के प्रभावशाली जो प्रगति थी कृषि के क्षेत्र में, उसको आधिकारिक रूप उन्होंने दिया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में भी इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी, यानी हर जगह एक समान मात्रा में अनाज के उपज में वृद्धि नहीं हो रहे थे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो है यहाँ देखिएगा सर्वाधिक वृद्धि हुई, जो कि 44.01 और 30.21 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। वर्ष 2015-16 में कुछ अनाजों का उत्पादन 200 जो कुल अनाज थे उनका उत्पादन जो है 252.22 करोड़ टन है।
वर्ष 2016-17 में कुल अनाजों का उत्पादन 275.68 करोड़ टन है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 26.87 और 17.69 करोड़ टन है। क्रमशः 2015-16 में है ना उस समय। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 15.75 कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, और मध्य उत्तर प्रदेश में जो है 12.51 करोड़ टन 2015-16 में है। तो दिखा रहा है कि भाई अलग अलग राज्यों में सेम वर्ष में 2015-16 में बात किया जाए तो अलग अलग प्रकार से जो है अनाज का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। तो ये एक समान जो है, ऐसा नहीं था कि एक समान अनाज के हर जगह उत्पादन हो रहे थे। यहाँ देखिएगा पंजाब का किसान जो है HIV समझते हैं आप, HIV जो उन्नत किस्म के जो बीज हैं, है ना, जो हाँ हाई यील्ड जो वेराइटीज हैं, प्रकारों वाले गेहूं के खेत के सामने जिस पर हरित क्रांति क्या है, आधारित है। तो बाल देख रहे हैं कैसे हो रहे हैं, तो किसान को दिखाया गया है। तो जहाँ पे जो है हरित क्रांति को विशेष तौर से प्रयोग में लाया गया, वहाँ उत्पादन अच्छा हुआ, वहाँ के किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। और जहाँ हरित क्रांति विशेष तौर पे नहीं अपनाया गया जिन राज्यों के द्वारा, वहाँ की स्थिति जो है दयनीय हो गई और आज भी दयनीय बनी हुई है। ठीक है, भारत में खाद्य सुरक्षा की बात करें, कह रहा है कि 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। जो है सूखा पड़ जाए या जो है बाढ़ आ जाए, इस तरह की स्थिति आई भी तो देश में जो है अकाल नहीं पड़ा। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण जो है भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से भी अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। किसी भी तरह से जो है हमारे यहाँ अनाज उपलब्ध रहता है। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, पहला जो है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यानी तमाम तरह की परेशानियां आ जाए, हमारे देश में अकाल पड़ जाए तो भी जो है, यहाँ देखिए डायग्राम दिया हुआ है, भारत में अनाज की उपज करोड़ टन है ना, इसको देख सकते हैं, बात किए अभी अलग अलग ईयर में दिया हुआ है। तो दो कारण हैं जिसके कारण जो है बफर स्टॉक एक है और दूसरा जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिससे कितना हो स्थिति खराब हो जाए लेकिन खाद्य असुरक्षा या भूखमरी जैसी समस्या नहीं उत्पन्न हो सकती है। बफर स्टॉक क्या है, इसको जानना जरूरी है। देखिए बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम जो FCI के माध्यम से जो है सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। बफर स्टॉक जो है गेहूं और चावल का भंडार है, जिसको कौन करता है, तो जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय खाद्य जो निगम है, तो उसी के माध्यम से सरकार द्वारा जो है गेहूं हो, चावल हो या अनाज हो, इसका क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है, ताकि जो है आपातकाल की स्थिति में ये काम आ सके। कोरोना जैसी स्थिति में आपने देखा है कि लोगों को जो है फ्री में अनाज बांटने शुरू किए गए, जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे थे उनको, है ना। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। कौन, FCI जो है, जो भी जहां पे भी बच रहा है खाने के अलावा किसानों के पास से गेहूं और चावल उसको खरीद लेता है। किसानों को उनकी फसल के लिए सब पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं, पहले निर्धारण किया जाता है कि भाई कितना आपको दिया जाएगा। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। सरकार पहले ही अनाउंस कर देती है कि हम गेहूं का या चावल का क्या रेट लगाने वाले हैं। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई और मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की जो है घोषणा कर देती है, ताकि जो है कीमत को देखते हुए लोग जो है क्या करेंगे, उसकी बुआई करेंगे। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है ना, तो वहां चूंकि अनाज को भंडारित किया जा सके और आपातकाल में जो है संकट काल में उन अनाजों का उपयोग किया जा सके। ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है, ताकि जहां भी जो है अनाज की कमी हो जाए या समाज के जो गरीब जो कमजोर वर्ग है वहाँ जो है बाजार से जाकर वो अनाज नहीं खरीद सकता है, उसके लिए तमाम तरह की समस्याएं हैं, तो कम दाम पर वो अनाज जो है खरीद सके, उसको दिया जा सके, इसके लिए जो है स्टॉक किया जाता है, बफर स्टॉक किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं, जिस पे उसको दिया जाता है। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। ठीक है, आगे है
सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार जो है विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो अधिप्राप्त अनाज को सरकार जो है जो विनियमित राशन दुकान है उसके माध्यम से समाज के जो गरीब वर्ग हैं उसमें बांटती है, वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के नाम से जाना जाता है ना। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। याद रखिए 5.5 लाख जो है राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, ये जो राशन की दुकानें हैं, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी तेल का जो है भंडार होता है। ठीक है, ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इसकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे कि 35 किलोग्राम अनाज जो है, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से क्या कर सकता है? खरीद सकता है। कार्ड के हिसाब से जो है उसको फिक्सेशन दिया जाता है। कार्ड जो है वो 3 प्रकार का राशन कार्ड होता है। एक निर्धनों में भी, निर्धन लोगों के लिए जो है अंत्योदय का, जो गरीबों में भी गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको क्या किया जाता है? अंत्योदय कार्ड दिया जाता है। निर्धनता रेखा के जो नीचे के लोग हैं, जो कि बीपीएल वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, उनको जो है बीपीएल कार्ड दिया जाता है। और जो उसके ऊपर हैं एवो पॉवर्टी लाइन, उनको एपीएल कार्ड दिया जाता है। ठीक है, अन्य लोगों के लिए। उसके बाद से जो है ये राशन की दुकान पे जाके जो है कुछ काम आपको करने के लिए बोला जा रहा है। आप देख सकते हैं उसको, यहाँ राष्ट्रीय उत्पादन वितरण योजना उचित दर राशन की दुकान, ये दिया हुआ है। राशन दुकान का एक फोटो है, आइए देखते हैं इधर। कह रहा है भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई थी, है ना। यानी भारत में जो राशन व्यवस्था की शुरुआत है, जब बंगाल में जो है अकाल आया था, उसकी पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुआ था। 1943 में अकाल आया था। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य जो है एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम आरंभ किए गए। किसके तहत? एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया, पहला जो है ये कार्यक्रम था। दूसरा, एकीकृत बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस, जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में जो है शुरुआत किया गया आईसीडीएस का। और जो तीसरा था, काम के बदले अनाज, एफएफडब्ल्यू, 1977-78 में इसको प्रारंभ किया गया। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर जो है अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन भी किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम है पीएपी चल रहे हैं, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी हैं, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम है। इन्हीं के तहत जो है मिड डे मील या आंगनवाड़ी में जो है विभिन्न प्रकार के राशन मिलते हैं या खाना मिलते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सभी व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही है। ठीक है, अधिकतर पीएपी जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। तो रोजगार कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो कह रहा है कि सरकार के द्वारा चलाए गए जो है खाद्य पर आधारित कार्यक्रमों की व्यवस्थित जो सूचित जो है बनानी है, उसकी जानकारी एकत्रित करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था, है ना। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लंबित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के
1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था, है ना, जो कि दूर दराज और पिछड़े क्षेत्र हैं। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस प्रारंभ की गई, है ना। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इस समय जो है पहले तो निर्धनों और गैर निर्धनों में कोई अंतर ही नहीं किया जाता था, सबको दिया जाता था, लेकिन इस समय जो है अंतर अपनाया गया। इसके अलावा जो है 2000 में 2 विशेष योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, तो अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई? 2000 में, या अन्नपूर्णा योजना 2000 में। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ जो नागरिक समूहों पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का जो सारांश है सारणी 4.3 में दिया गया है, आगे है उसको देखेंगे। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में जो है सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, पहले आइए इसको देख लिया जाए। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का नाम है 1992 में आरंभ का वर्ष है, सबके लिए था। ठीक है, गेहूं जो है कीमत क्या, गेहूं का 2 रुपया 34 पैसा, चावल का 2 रुपया 89 पैसा। फिर संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 तक तो ये था, 1992 में शुरू किया गया संशोधित करके इसको, जिससे पिछड़े ब्लॉक को इसमें लक्षित किया गया और 20 किलो जो है खाद्यान्न दिया गया। गेहूं 2 रुपया 80 पैसा और चावल जो है 3 रुपया 77 पैसा के रेट पर। फिर जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 से निर्धन और गैर निर्धन यानी बीपीएल और एपीएल वालों के लिए 35 किलो खाद्यान्न, बीपीएल के लिए गेहूं 4 रुपया 15 पैसा और चावल 5 रुपया 65 पैसा, और एपीएल के लिए 6 रुपया 10 पैसा और चावल 8 रुपया 30 पैसा। फिर अंत्योदय है, अन्नपूर्णा योजना है, ये 2002 में, अन्नपूर्णा जो है 2000 में, है ना। अंत्योदय योजना 2000 में यहाँ दिया हुआ था, अंदर देख लेंगे। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो इस प्रकार से जो है तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई। इन योजनाओं को आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके, है ना। इस अधिनियम के तहत जो 2013 के अधिनियम के तहत हुआ कि खाद्य एवं पोषण संबंधी जो सुरक्षा है सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके, जिससे कि मानव गरिमामय जो है जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% जो है ग्रामीण जनसंख्या में 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया है कि इतने लोगों को जो है खाद्य सुरक्षा देने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे थे। उसके आगे है, इसके अतिरिक्त जो है आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की गई है। जो न्यूनतम समर्थित कीमत है या अधिप्राप्ति जो है वो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुआ है उससे, और साथ ही जो है कुछ क्षेत्रों में किसान को जो है आय सुरक्षा में प्रदान भी किया गया, आय से सुरक्षा प्रदान किया गया है। कम दाम में जो है उनको तमाम तरह की चीजें उपलब्ध कराई जाती है। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भूखमरी की घटनाएं हो रही हैं। एफसीआई के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं, है ना। तो इस तरह की स्थिति है, फिर भी भूखमरी है। नीचे दिया गया आरेख 4.2 केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक और इसकी
मोजा मापदंडों में अंतर को दर्शाती है। अभी डायग्राम को उसको देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो सड़ रहा है और चूहे खा रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है लोग मर रहे हैं भूखे। इस चीज़ को लेकर कई प्रकार की आलोचनाएं की गई है। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा के नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ की लोगों की पहचान की गई। कितना? निर्धनता रेखा के नीचे के परिवारों में 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। इसको दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था अंत्योदय अन्न योजना को। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम जो है अनाज उपलब्ध कराया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 केजी कर दिया गया। जून 2003 और अगस्त 2004 में जो है इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त जो है बीपीएल परिवार 2 बार जोड़े गए, यानी जो है 1 करोड़ और जोड़े गए। इससे जो है इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या अब कितनी हो गई है? 2 करोड़ हो गई है। ठीक है। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे सहाय की सब्सिडी क्या होता है। वो सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादों को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है ना। सरकार के द्वारा जो है किसी भी उत्पादों को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए आपको सब्सिडी मिलता है, ऐसा सुने होंगे। गैस पे या और चीज़ों पे सब्सिडी आपको मिलता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। ठीक है। जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार ने शुरू की, अनाज वितरण से हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और जो है यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है ना। उच्च रखरखाव में ज़्यादातर जो है लागत लगते हैं उसको रखने में और बर्बादी भी होती है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्षों के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या रहे कुछ वर्षों तक जो है। ये देखिएगा यहाँ पे भंडारों में खाद्यान्न जो है ले जाते हुए किसान बोरी के मुंह बांधे हुए और खाद्यान्न ले जा रहे हैं। कह रहा है कि वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबाव का क्या है नतीजा है कि जो न्यूनतम समर्थित कीमत है उसमें क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल के मुख्यतः 2 फसलों गेहूं और चावल तक ही सीमित है, न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषतया खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं जो है उपजाने के लिए प्रेरित किया। चूंकि जो है जो न्यूनतम समर्थित मूल्य है वो जो धान है और गेहूं पर ही दिया जाता है, इसीलिए लोगों ने जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना शुरू किया इन जगहों पे। जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में मोटे अनाज नहीं उपजाए जाते हैं, पतले अनाज उपजाए जाते हैं। उसके लिए धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है ना, जिससे कि इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा भी पैदा हो गया है। धान के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है ना। तो इससे क्या होगा, जो भौम जल स्तर है उसका लेवल नीचे गिर गया है, ऐसा हुआ है। यहाँ दिया न्यूनतम समर्थित कीमतों को बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और क्या किया है, बढ़ा दिया है। अब भंडारण में या उनके परिवहन में ज़्यादा लग रहा है तो और भी जो है सरकार का जो लागत है, जो उसको बचाए रखने का जो अनुरक्षण लागत है वो क्या हुआ है और बढ़ गया है। यहाँ देखिए कह रहा है एनएसएसओ ने
ने नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत जो है 6.38 किलोग्राम वर्ष 2004-05 से घटकर 5.98 किलोग्राम वर्ष 2011-12 में हो गया है। यानी 4-5 में कितना था, 6.38 किलोग्राम था, लेकिन यह जो है 11-12 में कितना हो गया, 5.98 किलोग्राम हो गया है। ठीक है। फिर है नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह चावल की खपत प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 4.71 किलोग्राम से घटकर 4.49 किलोग्राम जो है 2011-12 में हो गया है। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत 2004-05 में से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दुगुनी हुई है और नगरीय भारत में 66% तक क्या है, बढ़ी है। प्रति व्यक्ति जो पीडीएस चावल की खपत है, ठीक है, वो गांव में डबल हो गया और नगर में 66% तक बढ़ा है। पीडीएस गेहूं की प्रति माह जो है प्रति व्यक्ति खपत 2004-05 में 4-5 से ग्रामीण और नगरीय भारत में जो है दुगुना हो गया है, 4-5 से डबल हो गया है सीधे। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जैसे उपचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती है तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले जो है प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को जो है एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। अब तो ऐसा नहीं है। ठीक है। आज आप जो 3 प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, जो हम लोगों ने बात किया है, पहले यह नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। इनमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी ही अधिक थी। अब 3 भिन्न कीमतों वाले जो टीपीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। जो अब निर्धनता रेखा से जो ऊपर वाले हैं, जो एपीएल वाले हैं, उनको राशन की दुकान पे बहुत क्या होता है, बहुत कम छूट मिलता है। ठीक है। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची है जितनी खुले बाजार में है, इसीलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों की खरीदारी के लिए इनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त होता है। पहले क्या था कि इनको भी कम दाम में मिलता था, जो एपीएल वाले हैं, तो जो है वो भी जाते थे राशन की दुकानों पर, वहाँ खरीदते थे तो अनाज बर्बाद नहीं होते थे, सड़ते नहीं थे। आज जो है इनको बाजार की कीमत पे मिल रहा है, तो इसीलिए वे जाते नहीं हैं। आइए आगे देखते हैं। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं, जो सहकारी समितियां हैं। ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा में इनका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये क्या करती हैं कि खाद्यान्न की बिक्री के लिए जो है कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरण के तौर पे बात किया जाए तो तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं, उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही है। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दूध उत्पादकों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है, जहां पे गुजरात में दूध और दूध उत्पादों को जो है बेचा जाता है, और साथ में दिल्ली सरकार द्वारा जो है दिल्ली में मदर डेयरी ये लगाया गया है। यहाँ पे जो है नियंत्रित दरों पर जो दूध मिलती हैं और सब्जियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। ठीक है। इसी तरह
महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस ने विभिन्न क्षेत्रों में जो है अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। किसकी स्थापना के लिए? तो अनाज बैंकों की स्थापना के लिए। कौन? महाराष्ट्र में जो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस है, एडीएस है, उसने जो है। एडीएस गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिश रंग ला रही है। यानी एडीएस की जो कोशिश है कि भाई वे अनाज बैंकों की स्थापना करें और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जो है जो खाद्य सुरक्षा की जो सरकार की नीति है उसको प्रभावित करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खाद्य पदार्थों को पहुंचाए, तो ये काम कर रहा है। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली हुई है। ठीक है, तो एडीएस अनाज बैंक का जो कार्यक्रम है उसको जो है एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए क्या मिला हुआ है? स्वीकृति मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद सारांश है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।